हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव श्रीवास्तव, कैरी ऑन कोचिंग क्लासेस छिंदवाड़ा से। तो लीजिए, अब हम अपने चैप्टर नंबर 1 के सेकंड टॉपिक या सेकंड लेक्चर को लेकर यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। और हम फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन की दो विधियों के बारे में पढ़ा था। पहली विधि थी विखंडन और दूसरी विधि थी मुकुलन यानी फिजन, और हमने पढ़ लिया था बडिंग। अब हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड, और जो थर्ड मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, थर्ड मेथड कहलाती है स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन की जब मैं बात करता हूं तो स्पोर्युलेशन को बोला जाता है बीजाणु जनन, ठीक है, बीजाणु निर्माण भी बोलते हैं इसे। तो बीजाणु निर्माण या स्पोर्युलेशन क्या होता है? तो बीजाणु निर्माण या स्पोर्युलेशन की प्रोसेस जो होती है, इसके लिए आप लोगों को एक एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अमीबा से रिलेटेड। अब ये अमीबा के बारे में क्या दिया हुआ है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अमीबा जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, सभी लोग जानते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशंस में आते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब भी वे किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में आते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को बचाने के लिए वे क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक आवरण का निर्माण कर लेते हैं जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और वो आवरण जो होता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है इंसिस्टेशन। अमीबा के चारों ओर उस आवरण के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंसिस्टेशन कहलाती है। और इंसिस्टेशन का मतलब होता है उसके चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण हो जाना। अब इस इंसिस्टेशन की प्रक्रिया केवल तब तक होती है जब तक कंडीशन अनफेवरेबल होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये जो अमीबा होता है फेवरेबल कंडीशन के आने पर, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होगा? अब जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो अनुकूल परिस्थिति में ये क्या करेंगे, छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा में ब्रेक हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे अमीबा के रूप में टूट जाएंगे। या फिर यदि मैं बात करता हूं तो जो आपने सुना होगा स्यूडोपोडिया, कूटपाद नाम की इसमें जो संरचना पाई जाती है, वो बनाते हैं स्यूडोस्पोडियोस्पोर्स। क्या बनाते हैं बेटा? स्यूडोस्पोडियोस्पोर्स नाम की संरचना का निर्माण करते हैं। और ये स्यूडोस्पोडियोस्पोर्स जो होते हैं, ये पेरेंटल बॉडी यानी मेन अमीबा की बॉडी से सेपरेट होकर न्यू अमीबा का डेवलपमेंट करते हैं। और इस तरीके से ये स्पोर्स जो होते हैं, तो स्पोर्स हुए क्या? तो स्पोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी संरचना जो पेरेंटल बॉडी से सेपरेट होकर एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, उसे स्पोर्स कहा जाता है। और स्पोर्स के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो बहुत ध्यान से सुनना, स्पोर्स की प्रक्रिया भी यहां खत्म नहीं हुई। मैंने केवल एक ही उदाहरण बताया हूं आपको अभी, वो भी किसका? अमीबा का। तो एनसीईआरटी ने अमीबा के बारे में क्या बताया कि अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो वो अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण करता है, जिस प्रक्रिया को इंसिस्टेशन कहते हैं। जब वो दोबारा फेवरेबल या अनुकूल परिस्थितियों में आता है तो उसके शरीर का चारों ओर का कठोर आवरण टूट जाता है और वो शरीर छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है, जिसे माइन्यूट अमीबा या स्यूडोस्पोडियोस्पोर्स कहा जाता है। और वो विकसित होकर एक नए अमीबा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हैं, मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड प्लांट लाइक एल्गी, यानी यदि हम बात करते हैं अदर मेंबर्स किसके? फंजाई के, किंगडम फंजाई के, और किसके यदि हम बात करते हैं? प्लांट के। तो फंजाई एंड प्लांट किंगडम में, प्लांट में मैं किसकी बात कर रहा हूं? एल्गी की। इनके जो बॉडी में बनते हैं वो कहलाते हैं ज़ूस्पोर्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स? क्योंकि इनके बॉडी में छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं स्पोर्स के, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको मोटाई बनाते हैं या गतिमान बनाते हैं। इसलिए इन्हें जू वर्ड जोड़ा गया है क्योंकि इनमें प्रचलन होता है। दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज व्हाट? ज़ूस्पोर्स। तो ज़ूस्पोर्स में जो आप लोगों के एग्जांपल्स एनसीईआरटी में आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरली ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला आता है कोनिडिया। सबसे पहला क्या आता है? कोनिडिया। तो कोनिडिया पाया जाता है पेनिसिलिन में। कोनिडिया किसका होता है? पेनिसिलिन में पाया जाता है। सेकंड जो होता है यदि हम बात करते हैं वो होता है बर्ड्स। तो बर्ड्स जो होते हैं वो बनते हैं हाइड्रा में, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होता है यदि हम बात करते हैं वो होता है जेन्यूल फॉर्मेशन। और जेन्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है वो होती है स्पॉन्जेस में। तो आप लोगों को याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स हैं जो डेवलप और क्या करते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो स्पोर्युलेशन की प्रक्रिया यहां खत्म होती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इम्प्लांट्स। अब मैं आपको एक बहुत नई, मतलब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। और वो जो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बेटा? इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आपको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेल यानी कोशिका। और कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है जिसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल और दूसरी जो होती है वो कहलाती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का मतलब होता है, आप हिंदी में इसे बोलते हैं कायिक कोशिका और इसे आप हिंदी में कहते हैं जनन कोशिका। कायिक कोशिका शरीर के सभी भागों में पाई जाती है केवल प्रजनन अंगों को छोड़कर, और जनरेटिव सेल जो होती है ये केवल पाई जाती है प्रजनन अंगों में। कहने का मतलब ये है कि ये रूट स्टेम लीफ में पाई जाती है और ये सेल्स केवल फ्लावर में पाई जाती है, बिकॉज फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो प्लांट में जो आपने सुना होगा स्टेमेन और कार्पेल में जो ओवा और पोलन ग्रेन्स या मेल कैपिट को बनाने का काम करती है वो जनरेटिव सेल्स हैं, और बाकी पूरे पार्ट में जो पाई जाती है वो वेजिटेटिव सेल होती है। तो प्लांट्स की, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? प्लांट सेल्स की बात कर रहा हूं। तो प्लांट सेल में जो वेजिटेटिव सेल होती है इनमें एक क्षमता पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। इस टोटिपोटेंसी की क्षमता के कारण किसी भी प्लांट सेल का कोई सिंगल प्लांट सेल जो होती है, यदि हम बात करते हैं तो ये प्लांट सेल जो होती है ये क्या कर सकती है? ये विकसित होकर एक कंप्लीटली न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है, और उसमें पाई जाने वाली ये क्षमता जो होती है ये कहलाती है टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी के द्वारा जब कोई कायिक कोशिका विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि वेजिटेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है। वेजिटेटिव वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहां पर जो नई कोशिका या नया पौधा जो बन रहा है वो कोई जनरेटिव सेल यानी कोई जो पुंकेसर और स्त्री केसर यानी स्टेमेन और कार्पेल की सेल से नहीं बन रहा है, बल्कि शरीर की किसी अन्य कोशिका से बन रहा है, इसलिए ये अलग अलग भागों से हो सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कौन कौन होते हैं ध्यान से सुनिएगा। इसमें होते हैं रनर्स, आपने सुना होगा रनर्स होते हैं, रनर्स के अलावा राइजोम होते हैं, राइजोम के अलावा सकर्स होते हैं, सकर्स के अलावा यदि हम बात करते हैं ट्यूबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यदि हम बात करते हैं रनर, सकर, ट्यूबर्स, उसके अलावा ऑफसेट से भी होता है, ऑफसेट के अलावा बल्ब से होता है। ये सब आपके क्लास 11 में दिए हुए हैं। कुछ उदाहरण जैसे रनर्स में आ जाता है साइनेडॉन, ऑक्जेलिस, राइजोम में आ जाता है जिंजर, सकर में आ जाता है बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम, ऑफसेट में आ जाता है इकॉर्निया और पिस्टिया, और बल्ब में आ जाता है ओनियन और गार्लिक। ओनियन जिसे एलियन सेपा बोला जाता है और गार्लिक जिसे आप लोग एलियन स्ट्राइबम के नाम से जानते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अगला जो आता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वो होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप लोगों ने सुना हुआ होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब केवल क्या होता है? खंडन। खंडन का मतलब ये होता है कि एक्सीडेंटली, अच्छा पहले ये समझ लो कि उदाहरण आपको किसका याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाइड्रा। तो खंडन का मतलब ये होता है कि जब किसी कारणवश, दुर्घटनावश या किसी भी तरीके से यदि किसी जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में बढ़ जाता है और हर खंड विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। ठीक, तो ये बातें हो गई आपकी मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में कुछ 2-3 टॉपिक यहां से जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए दिए हुए हैं। जैसे एक शब्द दिया हुआ है टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वाटर हाइसिंथ को, जो इन्वेजिव वीड की तरह पाई जाती है। अब ये वाटर हाइसिंथ क्या है? तो हिंदी मीडियम के बच्चे इसको जलकुंभी के नाम से जानते हैं, जो बहुत तेजी से बहुत तेजी से तालाबों में फैल जाती है और बहुत तेजी से वृद्धि करती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जनरली जो पोटैटो होते हैं, पोटैटो यानी जो आलू होता है, उसमें जो मॉडिफाइड स्टेम्स होती है वो नोड्स के फॉर्म में उसमें स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रो होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्षमता पाई जाती है और वो होते हैं, एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीफ की जो मार्जिन होती है उसमें यदि हम बात करते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो होती हैं जो डेवलप होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये बातें आपसे पूरी की पूरी संबंधित थी किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और इतना ही टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित। तो आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित बातें।